दोस्तों नमस्कार। जब किसी बच्चे को सीजर या फिट आते हैं तो उसके माँ बाप अत्यंत परेशान हो जाते हैं। उनमें अत्यधिक घबराहट देखने को मिलती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को सीजर या फिट क्यों आते हैं, सीजर या फिट की पहचान कैसे करें, सीजर या फिट को अन्य हम किन किन नामों से जानते हैं, सीजर या फिट के क्या प्रकार होते हैं, ये कैसे कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, सीजर या फिट की डायग्नोसिस बनाने के लिए हम कौन कौन सी जांचें कराते हैं, अगर किसी बच्चे को अचानक सीजर या फिट्स आ जाएं तो हम क्या करें और इनका इलाज किस जगह पर जाकर कराएं। दोस्तों, सीजर शब्द सीज से बना है और सीज का अर्थ होता है किसी को जकड़ लेना। पुराने समय में जब साइंटिफिक नॉलेज का अभाव था तब ये माना जाता था कोई बुरी आत्मा हमारे शरीर को जकड़ लेती है, अपनी गिरफ्त में ले लेती है, उसी को हम सीजर कहते थे। सीजर या फिट्स को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कन्वल्जन, जर्की मूवमेंट्स, स्टिफनेस, ब्रेन एपिलेप्सी। हिंदी में इसे दौरा, झटका, मिर्गी के दौरे इत्यादि नामों से जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये सीजर्स या फिट्स क्यों आते हैं। हमारी ब्रेन की नर्व सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाती हैं। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर कई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में जाकर शरीर की अलग अलग क्रियाओं को संपादित करते हैं। जब इन न्यूरॉन्स के चारों तरफ कोई आयोनिक इम्बैलेंस होता है तब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में डिस्टरबेंस पैदा होता है और वहाँ एक सडन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसी को हम सीजर या फिट्स कहते हैं। नेचुरली यह आयोनिक इम्बैलेंस या इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस अपने आप 1 से 2 मिनट में नियंत्रित हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह नेचुरल मैकेनिज्म काम नहीं करती और ये सीजर या फिट्स लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं और इन्हें रोकने के लिए ड्रग्स या दवाइयों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सीजर एवं कन्वल्जन में क्या अंतर है। जब एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन के उस पार्ट में होती है जहाँ से वॉलेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल होता है तो इसे हम कन्वल्जन कहते हैं। जहाँ से वॉलेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल होता है ब्रेन में उस पार्ट को मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हमारे शरीर में स्टिफनेस या जर्की मूवमेंट की तरह मैनिफेस्ट करता है। जब स्टिफनेस होती है तो इसको टोनिक फेज कहते हैं, जब जर्की मूवमेंट्स होते हैं तो इसे हम क्लोनिक फेज कहते हैं। जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट में होती है तो यह इमोशनल डिस्टरबेंस की तरह मैनिफेस्ट करती है। जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के पैराइटल पार्ट में होती है तो यह एबनॉर्मल सेंसरी फीलिंग की तरह मैनिफेस्ट करती है। इस तरह सीजर के मैनिफेस्टेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मोटर मैनिफेस्टेशन सीजर का एक प्रकार है जिसे हम कन्वल्जन कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजर या फिट्स के 2 मुख्य प्रकार क्या होते हैं। इनमें पहले प्रकार का नाम है जनरलाइज्ड सीजर और दूसरे प्रकार का नाम है फोकल सीजर। जब सीजर एक्टिविटी पूरी बॉडी में समान रूप से देखने को मिलती है तो इसे जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। जब सीजर एक्टिविटी किसी बॉडी के पार्ट या लिम्ब तक सीमित रहती है तो इसे फोकल सीजर कहते हैं। जनरलाइज्ड सीजर हमेशा, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस के साथ एसोसिएटेड होती है, जबकि फोकल
सीजर्स विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। जब फोकल सीजर लॉस ऑफ कॉन्शसनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो इन्हें फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस बोलते हैं। और जब ये लॉस ऑफ कॉन्शसनेस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते तो इन्हें फोकल अवेयर सीजर बोलते हैं। कभी कभी फोकल सीजर इतना तेज़ी से ब्रेन में स्प्रेड करता है कि वो जनरल सीजर में बदल जाता है, तो इसको फोकल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन कहते हैं। इसलिए सीजर का ऑनसेट देखना अत्यावश्यक है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सीजर हमारी बॉडी में किस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। जब सीजर या फिट्स बॉडी की मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं और जब ये मसल्स में स्टिफनेस पैदा करते हैं तो इसे हम टॉनिक सीजर कहते हैं। जब ये मसल्स में जर्की मूवमेंट पैदा करते हैं तो इन्हें हम क्लोनिक सीजर्स कहते हैं। जब टॉनिक एवं क्लोनिक फेज एक के बाद एक आती हैं तो इन्हें हम टॉनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। जब ये सीजर्स हमारी मांसपेशियों में अचानक शिथिलता के साथ प्रेजेंट करते हैं तो इन्हें एटोनिक सीजर कहते हैं। जब ये सीजर्स मांसपेशियों में सडन स्पाज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं तो इन्हें हम मायोक्लोनिक सीजर्स कहते हैं। नॉन मोटर जनरलाइज्ड सीजर्स एब्सेंट सीजर की तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पर्सन अचानक से जो भी काम कर रहा होता है कुछ सेकंड के लिए वो ठहर जाता है और अल्प विराम के बाद उसे फिर से रिज्यूम कर लेता है। दोस्तों, टॉनिक क्लोनिक सीजर के दौरान सबसे पहले मांसपेशियों में स्टिफनेस होती है, पेशेंट का रेस्पिरेशन रुक जाता है और पेशेंट को साइनोसिस होने लगती है। बॉडी से नेचुरली ब्रेक करने के लिए क्लोनिक फेज की शुरुआत करती है और पेशेंट को जर्की मूवमेंट्स आने लगते हैं और इस तरह पेशेंट का रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को रिज्यूम कर लिया जाता है। दोस्तों, फोकल मोटर सीजर्स में किसी बॉडी के पार्ट में जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं। ये विद और विदाउट लॉस ऑफ अवेयरनेस हो सकते हैं। और नॉन मोटर फोकल सीजर में इमोशनल डिस्टरबेंस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ब्रेन एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे क्या होते हैं। जब बिना किसी ट्रिगर फैक्टर के अनप्रोवोक्ड सीजर बारंबार अलग अलग समय पर होते हैं तो इसे ब्रेन एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे कहते हैं। ब्रेन एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे किसी प्रीवियस ब्रेन इंसल्ट की वजह से हो सकते हैं या किसी जेनेटिक कारण की वजह से हो सकते हैं। जब एपिलेप्सी के कारण पता नहीं लग पाते हैं तो इसे हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फेब्राइल सीजर क्या होते हैं। 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों में कॉमनली, हालांकि ये 6 साल तक के बच्चों में भी देखने को मिल सकते हैं। बुखार आने के 24 घंटे के अंदर टॉनिक क्लोनिक टाइप के जनरलाइज्ड सीजर होते हैं और ये 1 से 2 मिनट तक परसिस्ट करते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद अपने आप थम जाते हैं। इनके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इनकी रोकथाम के लिए बुखार के दौरान एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल व एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्लोबाजाम 3 दिन के लिए दी जाती है। दोस्तों, जब सीजर या फिट्स के कारणों की बात होती है तो हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर और दूसरी कैटेगरी का नाम है रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर। एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर वर्तमान किसी बीमारी की वजह से जब ब्रेन की इंसल्ट होती है, जब ब्रेन में कोई सीजर का
फोकस वर्तमान बीमारी की वजह से पैदा होता है, तो इसे हम एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर कहते हैं। एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर के कारणों में मुख्य रूप से फेब्राइल कन्वल्जन, इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन जैसे एंसेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपोकैल्सीमिया, ब्रेन इंजरी, हेड ट्रॉमा इत्यादि कारण एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर का कारण होते हैं। रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर में कोई प्रीवियस ब्रेन डिजीज जो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होती है, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर एक फोकस बन जाता है जो कि अलग अलग समय अंतराल पर सीजर या फिट्स पैदा करता है। इसके प्रमुख कारणों में बर्थ इंजरी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सीक्वेली ऑफ मेनिंजाइटिस, एन्केफलाइटिस, प्रीवियस ब्रेन इंजरी, हेड ट्रॉमा इत्यादि कारण आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सीजर डिसऑर्डर अथवा फिट से ग्रसित बच्चों में कारणों का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम यानी ईईजी कराई जाती है। अगर यह सस्पिशन है कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए सीएसएफ एग्जामिनेशन कराते हैं। ब्रेन इंजरी का पता लगाने के लिए कोई न्यूरो इमेजिंग जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पता लगाने के लिए सीरम कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम कराते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का पता लगाने के लिए ब्लड शुगर लेवल कराया जाता है। ये प्रमुख जांचें हैं जो सीजर डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों में कराई जाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी का बच्चा अगर सीजर डिसऑर्डर से ग्रसित है, उसे समय समय पर सीजर या फिट्स आते रहते हैं और अचानक से घर पर सीजर या फिट आ जाएं, तो क्या करना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को घर पर मिडाजोलम नेजल स्प्रे नाम की दवाई को लाकर अवश्य रखना चाहिए। जब अचानक से बच्चे को सीजर आ जाए तो पर 5 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हर नोस्ट्रल में 2-2 पफ स्प्रे करें। जैसे अगर किसी बच्चे का वजन 15 किलोग्राम है तो उसके नोस्ट्रल्स में 6 पफ स्प्रे करें। इससे 5 मिनट के अंदर अंदर फिट्स या सीजर रुक जाएंगे। जब बच्चे के सीजर रुक जाएं, बच्चे को आराम मिल जाए, तो उस बच्चे को जाकर अपने किसी नज़दीकी योग्य बाल रोग चिकित्सक को दिखाएं अथवा किसी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनकी सलाह के अनुसार उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दें। धन्यवाद।